से आप सब। और अभी आपका क्लास लाइव जुड़ने वाला है जो कि आपका मैथमेटिक्स का क्लास होगा और ख़ासकर पेपर 1 वाले विद्यार्थी के लिए। साउंड एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, साउंड के बारे में इन्फॉर्म करिएगा, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चूँकि सुबह में इसलिए क्लास दोपहर में नहीं हो पाया, अचानक सडनली जो है लाइट आपका कट गया और जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई होता है तभी आपका ये क्लास चल पाता है। तो यहाँ लेट ना करते हुए हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना है, थोड़ा सा डिले तो हो गया है क्योंकि आपका शेड्यूल जो लगा हुआ था वो आपका 8:50 के आसपास लगा हुआ था, जिसमें कि अभी कुछ समय का लेट हो गया है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं उन्हीं चीज़ों को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी हम लोग क्या है, मैथ्स में पढ़ रहे हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों विद्यार्थियों के लिए कॉमन है, जिसमें कि अभी बेसिक चीज़ चल रहा है। हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसमें कि संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें हमने क्या है, कुछ चीज़ देख रखे थे, जिसमें कि संख्या कैसे बनते हैं, अंकों का प्रयोग कैसे करते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या का निर्माण कैसे होता है। इसमें हम स्थानीय मान के बारे में जान चुके थे, जातीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग क्या है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद हमने क्या है, संख्या के प्रकार के बारे में देखा है और ये संख्या का प्रकार ही हमको आज पढ़ना है। और इससे पहले संख्या के प्रकार का एक वीडियो आपका मिल चुका है, जहाँ जाके आप देखिएगा तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो हमने संख्या के प्रकार में जो जो पढ़ रखा है वो संख्या का प्रकार, तो सबसे पहले हमने क्या है कि सम संख्या को पढ़ रखा है। सबसे पहले हम लोग सम संख्या को पढ़ रखे थे। उसके बाद हम लोग क्या है, विषम संख्या जिसको कि ऑड नंबर बोलते हैं, उसको हम लोग पढ़ रखे थे। और इसमें आपको पहचानने का तरीका भी बताए थे कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। उसके बाद इसी में हम लोग क्या है, भाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि भाज्य संख्या क्या होता है। इसी में हम लोग क्या है, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो ये सब कुछ संख्या है जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब यहाँ इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे हम देखते हैं क्या कौन कौन से संख्या होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो हम थोड़ा सा क्या है, चर्चा एक बार देख लेते हैं कि आप लोग कितना सक्षम है। इसके पिछले वाले वीडियो को आप देख पाए हैं कि नहीं, उन चीज़ों के बारे में हम समझना चाहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और एक क्वेश्चन से ही थोड़ा शुरुआत करते हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में मैथमेटिक्स जो होता है वो आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, ज़्यादा हाई लेवल तो होता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होता है, बस उनके भाषा को आप कितना बढ़िया समझ पाते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि दो अंकों वाली कुल कुल कितनी कितनी अभाज्य संख्या है। कुल कितनी अभाज्य संख्या है। दो अंकों वाली कुल कितनी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिसमें कि 25 दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए बताइएगा कि इसमें कितना अभाज्य संख्या, मतलब दो अंकों वाली कुल कितनी अभाज्य संख्या आपके पास है। अगर ये क्वेश्चन मान ले कि सीटेट क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या बोलिएगा। सबसे पहले आपके पास कितना अभाज्य संख्या ऐसा है जो दो अंकों वाली है, एक अंकों वाली नहीं पूछे हैं, दो अंकों वाली कुल कितनी अभाज्य संख्या है। दो अंकों वाली कुल कितनी अभाज्य संख्या है, इससे आपका कम से कम चेक हो जाएगा कि आप इससे पहले कितना चीज़ आप वीडियो देखे हैं। जब तक वीडियो देख के नहीं आइएगा तो इसका मतलब आगे का जो चीज़ पढ़ाएंगे वो आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा, लाभकारी नहीं होगा। अगर वीडियो देख के आते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है और वो ज्ञान आपका ज़्यादा अस्थायी भी होता है, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ भी होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो भी यहाँ पे है कमेंट के जरिए गलत या सही जरूर यहाँ पे कमेंट के जरिए अपने क्वेश्चन को, आंसर को पोस्ट करेंगे, ताकि हम समझ सकते हैं या समझ पाएंगे कि आप जो है कितना तक समझ पाए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से हम उन चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बताइए यहाँ पे दो अंकों वाली कुल कितनी अभाज्य संख्या है। मतलब कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कि इसका आंसर दे पा रहा है। सोचिए, दो अंकों वाले कुल कितने अभाज्य संख्या है। जो जो जुड़े हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो अब बताइए दो अंकों वाली कुल कितने अभाज्य संख्या है। किन्हीं का आंसर नहीं आया।
मतलब हम ये नहीं समझ सकते हैं कि आप लोग जो है सिर्फ यहाँ पे टाइम टाइम बिता रहे हैं, टाइम गंवा रहे हैं, यही समझ सकते हैं। अब सिंपल बात समझिए, आपको हम बोले थे 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कुल जो है 25 गो अभाज्य संख्या है। 1 से लेके 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या है? 25 गो। तो हमसे पूछा है 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होता है 10 से और कहाँ तक जाता है? तो 99 तक। हमसे यही पूछा कि 10 से लेके 99 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। तो हम पहले ये देख लेंगे कि 10 के पहले कितना अभाज्य संख्या है। तो 10 के पहले जो 1 अंकों वाली अभाज्य संख्या है उसका नाम होता है आपका 2, उसका नाम होता है 3, उसका नाम होता है आपका 5, उसका नाम होता है 7। इसका मतलब है क्या कि मेरे पास जो है 4 गो ऐसे अभाज्य संख्या है, डी नो नंबर, मेरे पास 4 ऐसे अभाज्य संख्या है जो 1 अंकों वाले हैं, मतलब कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये 4 गो संख्या ऐसा है जो 1 अंकों वाला है। तो इसका मतलब है क्या, 1 से 100 तक में 25 गो अभाज्य संख्या है। इसमें अगर 1 अंकों वाला संख्या घटा देंगे, इसका मतलब इसमें अगर 4 हम माइनस कर देंगे तो टोटल मेरा कितना आएगा? 21 गो। इसका मतलब है क्या कि 10 से लेके 99 के बीच में अगर आपसे पूछेगा कितना अभाज्य संख्या है तो हम बोलेंगे 21 अभाज्य संख्या। तो 21 कहीं दिखिए नहीं रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, डी ए आपका आंसर बन जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना था और उसका आंसर देना था। चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि हम लोग क्या है संख्या के प्रकार में पढ़ रहे थे। हमने नंबर सिस्टम में जो पढ़ रहे थे वो था संख्या के प्रकार, संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें हमने क्या है कि हम आपको बताए थे कि इसमें हम लोग पहला संख्या को देख चुके थे जिसका नाम है सम संख्या, जिसका नाम है सम संख्या मतलब इवेन नंबर। दूसरा संख्या को देख चुके थे जिसका नाम है विषम संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। तीसरा हम लोग देख चुके थे जिसका नाम है भाज्य संख्या, जिसका नाम है भाज्य संख्या। चौथा हम लोग देख चुके थे जिसका नाम है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बस इतना, ये चारों हम देख चुके थे। इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो आज के वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें हम लोग 5वां नंबर का जो संख्या देखेंगे उस संख्या का नाम होता है, 5वां नंबर का जो संख्या होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है अभाज्य युग्म, या पहले सह अभाज्य संख्या को पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग क्या है सह अभाज्य संख्या। और इसको हम लोग क्या है इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम पेयर, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम, को प्राइम। वहाँ होता है प्राइम नंबर, ये होता है को प्राइम नंबर। मतलब क्या है कि को प्राइम नंबर। यहाँ पे एक शब्द सुनिएगा जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। आपको पता है कि 1 से लेके 100 तक में टोटल 25 गो अभाज्य संख्या होता है। तो वही बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्या मतलब कि ऐसे संख्याओं का समूह हो जाए जिसको कि अभाज्य संख्या बोला जाए। यहाँ मतलब संख्या को अभाज्य नहीं बोलेंगे, यहाँ की संख्याओं के समूह को अभाज्य बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि सह अभाज्य संख्या क्या है तो हम बोलेंगे कि संख्याओं का समूह अभाज्य हो जाए। क्या है? संख्या का समूह, संख्या का समूह, समूह क्या हो जाए? अभाज्य हो जाए। यहाँ एक संख्या अभाज्य नहीं हो जाए, यहाँ पे क्या है संख्याओं का समूह ही क्या हो जाए? अभाज्य हो जाए। यहाँ संख्याओं का समूह ही क्या हो जाए? अभाज्य हो जाए, अभाज्य, संख्याओं का समूह ही अभाज्य हो जाए। अब कैसे संख्याओं का समूह अभाज्य होगा उसको समझिएगा। हम जानते थे कि कोई भी अभाज्य संख्या होता है तो उसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब एक तो एक होता है और दूसरा वो स्वयं होता है। कोई भी अभाज्य संख्या होता है तो उसका केवल 2 गुणनखंड होता है, एक तो केवल एक होता है और दूसरा स्वयं होता है। उसी तरह जितना भी हम अभाज्य संख्या थे सबका केवल 2 गुणनखंड था, एक तो एक है और दूसरा वो खुद है। इस तरह से हम देखते थे सब में क्या है कि एक कॉमन है, सब में क्या है, अगर क्योंकि खुद को अगर छोड़ दें तो सब में क्या कॉमन है? एक कॉमन है। तो हम बोलेंगे कि ऐसा संख्याओं का समूह जिसमें केवल एक ही गुणनखंड कॉमन हो और उस गुणनखंड का नाम होगा एक, तो हम बोलेंगे वैसे संख्याओं का समूह सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसको यहाँ पे लिखते हैं, वैसे संख्याओं का समूह सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। वैसे संख्याओं का समूह, वैसे संख्याओं का, वैसे संख्याओं का समूह
वैसे संख्याओं का समूह सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। सह अभाज्य संख्या कहलाएगा जिसमें केवल एक ही गुणनखंड, एक मतलब एक ही गुणनखंड के बारे में हम आपको बता चुके थे। जब किसी को गुणा में खंड करते हैं, एक ही गुणनखंड क्या हो, उभयनिष्ठ हो। एक ही गुणनखंड अगर उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, और कॉमन मतलब होता है जो दोनों में मिलता है। इसके मतलब ऐसी संख्या को सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल में दें कि मेरे पास एक संख्याओं का समूह है जिसका नाम होता है 2 और एक का नाम होता है 3, तो आपसे पूछेंगे 2 और 3 ये जो समूह बना है ये कैसी संख्या है, तो बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। बोलिएगा कैसे, तो हम दिखाते हैं आपको। बताइए 2 का गुणनखंड कौन कौन है, हम बोलेंगे 1 और 2। अब बताइए 3 का गुणनखंड कौन कौन है, हम बोलेंगे 1 और 3। बताइए इन दोनों में कौन कौन सा गुणनखंड कॉमन है, केवल एक गुणनखंड ही कॉमन है, बाकी बात दूसरा गुणनखंड कॉमन हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, 2 और 3 ये जो संख्या होगी, ये संख्याओं का जो समूह है उसको हम लोग बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको हम बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। तो इस तरह से आपको अगर सह अभाज्य संख्या लिखने के लिए देगा, सह अभाज्य संख्या पहचानने के लिए देगा, उसको आप बहुत बढ़िया से पहचान सकते हैं। तो इन चीज़ों को और थोड़ा सा हम देखते हैं कोशिश करके कि अब बताइए कि आपसे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए ये सह अभाज्य संख्या है कि नहीं। कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है 2, 3 और 5। आपसे पूछा 5 के जगह पे हम लिख देते हैं कि 2, 3 और एक तरह से 9। तो अब बताइए यह सह अभाज्य, ये 3 गो संख्याओं का जो समूह है, संख्या का समूह तो कितना हो सकता है, तो बताइए ये तीनों संख्याओं का समूह सबको सह अभाज्य बोलेंगे कि नहीं। तो हम पहले देखेंगे कि अगर ये तीनों में केवल एक गुणनखंड कॉमन हो जाए मतलब क्या, वो इसमें भी मिलेगा, वो इसमें भी मिलेगा, वो इसमें भी मिलेगा। तीनों में केवल एक गुणनखंड कॉमन हो, एक से ज्यादा अगर कॉमन नहीं होगा तभी इसको सह अभाज्य करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब बताइए 2 का कौन कौन गुणनखंड होगा, तो 2 का हम बोलेंगे 1 होगा और 2 होगा। 3 का कौन कौन गुणनखंड होगा, तो 3 का आपका 1 होगा और 3 होगा। 9 का कौन कौन गुणनखंड होगा, तो हम बोलेंगे 9 का 1 होगा, 9 का 3 होगा और 9 का 9 होगा। मतलब 9 को 3 को गुणनखंड हो गया। लेकिन हम तुमसे पूछेंगे कि इन तीनों में कौन ऐसा गुणनखंड है जो सब में आया है, तो हम बोलेंगे उसका नाम 1 है, उसका नाम 1 है, उसका नाम 1 है। क्योंकि 1 के अलावे अब तुम बोलोगे सर ऐसा है कि ये 3 भी तो कॉमन है, तो बताओ 3 खाली 9 में आया है और 3 खाली 3 में आया है। बताओ 3 2 में आ पाया है, नहीं ना। जब तीनों में आएगा, इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी, मतलब तीनों में जो रहेगा उसी को हम कॉमन बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, इन तीनों में केवल एक गुणनखंड कॉमन हुआ। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या होंगे वह क्या है, सह अभाज्य संख्या। कैसी संख्या होगा, सह अभाज्य संख्या। ये संख्या सह अभाज्य संख्या। इस तरह से आपको अगर चुनने के लिए दिएगा तो आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सह अभाज्य है और कौन सी संख्या सह अभाज्य नहीं है। बहुत बढ़िया, सह अभाज्य संख्या है और सह अभाज्य नहीं है। तो अब यहां से एक क्वेश्चन हम देते हैं और क्वेश्चन को आप समझिए। बोल रहा है क्या कि निम्न में कौन सह अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन सह अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, 9, 2, 6, 8। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3, 6, 12। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7, 9। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 15, 20, 50। अब बताइए
कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा संख्याओं का समूह है, ऑप्शन ए में है कि ऑप्शन बी में है कि ऑप्शन सी में है कि ऑप्शन डी में, कौन ऐसा है जो सह अभाज्य संख्या को दिखाएगा। तो जल्दी जल्दी बताइएगा कौन ऐसा संख्या है जो सह अभाज्य को दिखाएगा। सब में एक आया है, वही बोले जो सब में अगर एक आ जाए और एक के अलावे कोई कॉमन नहीं रहेगा उसी को हम लोग सह अभाज्य बोलेंगे। और यही एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा ऑप्शन है जो सह अभाज्य संख्याओं को दिखाता है, क्योंकि सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें केवल एक ही गुणनखंड क्या हो, कॉमन हो, केवल एक ही गुणनखंड क्या हो, कॉमन हो, उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अब बताइए यहाँ से आप लोग चेक कीजिएगा, बाद में मिलाइएगा। तो यहाँ से हम मिलाने का कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मिलाते हैं, एक मिनट, हाँ थोड़ा हम मिलाने की कोशिश करते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि दो का कौन कौन गुणनखंड होगा, तो हम बोलेंगे दो में एक से भाग लगेगा और दो में दो से भाग लगेगा, बहुत बढ़िया। अब बोलेंगे छः का कौन कौन गुणनखंड होगा, तो आप बोलिएगा कि छः का एक भी होगा, छः का दो भी होगा, छः का तीन भी होगा और छः का चार भी होगा। इसका सॉरी चार बोलते हैं, छः का क्या होगा, छः का कट गया, छः का क्या होगा, चार भी होगा। तो गलत बात ना है, चार तो नहीं होगा, छः का क्या हो जाएगा आपका, छः होगा। इसका मतलब छः का तीन गो गुणनखंड होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, छः होगा। उसी तरह आपसे आठ का पूछेंगे तो आठ का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, तो एक भी हो जाएगा, दो भी हो जाएगा, चार भी हो जाएगा और आठ का हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो अब बताइए आपसे पूछेंगे कि इन तीनों में कौन सा गुणनखंड ऐसा है जो कॉमन है, इन तीनों में कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो क्या है, कॉमन है, इन तीनों में कौन ऐसा गुणनखंड है जो कॉमन है। तो अब बताइए क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। इसका मतलब इसके अलावे कौन और मिल रहा है, तो इसके अलावे फिर मिल रहा है मेरा पे एक और संख्या मेरे पास कॉमन मिल गया है, एक संख्या और मेरे पास कॉमन मिल गया है और उस कॉमन को ग्रीन से हम दिखाते हैं। तो एक मेरा यहाँ पे भी दो है, एक मेरा यहाँ पे भी दो है, एक मेरा यहाँ पे भी दो है। इसका मतलब इन संख्याओं में अगर हम कॉमन देखना चाहें, इन संख्याओं में अगर हम कॉमन देखना चाहें तो एक भी कॉमन मिल गया और दो भी कॉमन मिल गया। इसका मतलब दो फैक्टर कॉमन मिल गया, तो कभी भी ये सह अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। उसी तरह हम अगर यहाँ तीन का चेक करेंगे तो बताइए तीन का जब चेक करेंगे तो तीन का क्या मिलेगा, यहाँ से एक से भाग लगेगा और तीन से भाग लगेगा। इसका मतलब तीन का दो गुणनखंड हो गया। उसी तरह यहाँ से पूछेंगे कि बताइए छः का कितना होगा, तो बोलेंगे छः में एक से भाग लगेगा, छः में दो से भाग लगेगा, छः में तीन से लगेगा और छः में छः से लगेगा। अभी तुरंत आप देखे हैं। उसी तरह अगर हम 12 से पूछें तो 12 में किससे किससे लगेगा, तो आप बोलिएगा कि 12 में एक से लगेगा, 12 में दो से लगेगा, 12 में तीन से लगेगा, 12 में चार से लगेगा, 12 में छः से लगेगा और 12 में 12 से लगेगा। इस तरह से हम देखें कि 12 का गुणनखंड बहुत सारा देखने को मिल रहा है। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ये जब गुणनखंड हम निकाले हैं तो इसमें बताइए कॉमन क्या है, तो हम देखेंगे कॉमन यहाँ एक है, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है। इसका मतलब तीनों में एक कॉमन है। अब देखेंगे क्या एक को छोड़ के और भी चीज कोई कॉमन है क्या, हम बोलेंगे क्या एक को छोड़ के देखते हैं और कॉमन है, ये कि यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी तीन है और इसमें भी तीन है। इसका मतलब है क्या कि बी वाले ऑप्शन में हमको क्या है, एक कॉमन मिल गया, एक कॉमन मिल गया और तीन कॉमन मिल गया, मतलब कि दो संख्या कॉमन मिल गया। इसका मतलब ये भी मेरा सह अभाज्य नहीं होगा। समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम चीज़ों को छांट रहे हैं। उसी तरह फिर अगला संख्या को निकालेंगे कि अगला संख्या, अब यहाँ पे बताइए 7 का अगर बोलेंगे तो 7 में कौन कौन मिलेगा, तो हम बोलेंगे 7 में एक से भाग लगेगा और 7 में 7 से भाग लगेगा। उसी तरह हम 9 में पूछेंगे किससे किससे भाग लेगा, तो आप बोलिएगा 9 में एक से लगेगा, 9 में 3 से लगेगा और 9 में 9 से लगेगा। इसका मतलब इन दोनों में आपसे पूछेंगे कॉमन क्या क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो आप क्या बोलिएगा यहाँ पे एक कॉमन है और इसके साथ एक कॉमन है, उसके अलावे कोई कॉमन नहीं है। मतलब सी वाला ऑप्शन में केवल एक ही संख्या कॉमन है जिसका नाम है ए। और हम आपको बताए थे जिसमें केवल एक संख्या कॉमन हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सहअभाज्य। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन मेरा सही हो गया। अब डी वाला ऑप्शन में देखिए
यहाँ क्या है, एक तो सब में आएगा और 5 भी आएगा, क्योंकि देखिए 5 15 से 15 में 5 से कट जाता है, 20 भी कट जाता है 5 से, 25 भी कट जाता है, 50 भी कट जाता है 5 से। इसका मतलब क्या है, एक के अलावे 5 भी कॉमन आएगा इसमें, इसीलिए डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बस सिंपल बात तरीका ये देखना है कि कोई एक ऐसा संख्या आ जाए जो सबको काट दे। तो सबको जब काट देगा एक के अलावे, यहाँ पे देखिए इसीलिए नहीं कट पाया क्योंकि एक के अलावे यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे एक के अलावे 3 आ गया, और यहाँ केवल सी वाला ऑप्शन में ए आ गया, इसीलिए जो मेरा आंसर होगा वो यहाँ सी हो जाएगा। इसका मतलब सी जो है वो सह अभाज्य संख्याओं का समूह है। हमें लगता है कि भली भांति आप चीज़ों को समझ गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्या के बाद आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आते हैं सह अभाज्य संख्या के आगे जो संख्या पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं क्या, छठा नंबर का संख्या पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य युग्म। क्या बोलते हैं, अभाज्य युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, जिसको बोलते हैं प्राइम पेयर। प्राइम पेयर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम पेयर, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम पेयर। अभाज्य युग्म को क्या बोलेंगे, प्राइम पेयर। मतलब क्या है, एक जोड़ा लगाना है, और कैसा जोड़ा लगाना है, प्राइमिक संख्या का, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का युग्म करना है। इसका मतलब क्या है, अभाज्य संख्या का जोड़ा लगाना है। अभाज्य संख्या का जोड़ा लगाना है, अभाज्य संख्या का जोड़ा लगाना है, अभाज्य संख्या का जोड़ा लगाना है। तो अब बताइए कौन से अभाज्य संख्या को जोड़ा जब लगाएंगे तो हम बोलेंगे उसको एक तो से अभाज्य युग्म। समझिए, एक है सह अभाज्य संख्या और एक है अभाज्य युग्म। तो यहाँ जो बात करेंगे वो अभाज्य युग्म, और इसी पे सीटेट क्वेश्चन पूछ दिया है, और इसी पे सीटेट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे चीज़ों को कि कैसे सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है। अब बताइए अभाज्य युग्म मतलब क्या होता है, तो बोलता है ऐसा, तो हम बोलता है कि अभाज्य में उसी अभाज्य संख्या को बोलेंगे जिसमें कि एक मेरे पास अभाज्य संख्या होगा, एक मेरे पास अभाज्य संख्या 1 लिख लेते हैं इसको, अभाज्य संख्या 1, और इसी तरह एक दूसरा भी अभाज्य संख्या होगा जिसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या 2। इसका मतलब क्या है, मेरे पास दो अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या 1, एक अभाज्य संख्या 2। अब बोलता है कि ऐसे अभाज्य संख्या का जोड़ा आप लगाइए जिसमें कि इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब 2 के अलावे और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि एक अंतर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 अंतर हो जाए। अंतर जब होगा तो केवल का केवल क्या होगा, 2 ही अंतर होगा, उसी को हम लोग अभाज्य युग्म बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी हम संख्या लेंगे वो सारा संख्या मेरे पास क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो अब अभाज्य संख्या अगर लिखना चाहिएगा तो 1 से लेके, अगर अभाज्य संख्या लिखना चाहिएगा 100 गो, तो 25 गो अभाज्य संख्या 1 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या होता है। कौन कौन अभाज्य संख्या होता है उसको समझिएगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ से प्राइम पेयर का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या एक ऐसा जोड़ा लगाना है जो कि अभाज्य संख्या का एक ऐसा जोड़ा लगाना है जो कि जोड़े के बीच का अंतर जो होगा हमेशा 2 होगा, 2 से न कम होगा, 2 से न ज़्यादा होगा, हमेशा 2 ही रहेगा। अब बताइए कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो आप सबसे पहले अभाज्य संख्या जो जानते हैं उसका नाम होता है 2, उसके बाद जो अभाज्य संख्या होता है उसका नाम होता है 3, उसके बाद जो अभाज्य संख्या होता है उसका नाम होता है 5, उसके बाद जो अभाज्य संख्या होता है 7, फिर आपका 11, उसके बाद आपका होता है 13, फिर अभाज्य संख्या होता है 17, फिर होता है 19। इसी तरह जब आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 23, उसी तरह जब आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 29, उसी तरह आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 31, फिर हो जाएगा आपका 37, फिर हो जाएगा आपका 41, फिर हो जाएगा आपका 43, फिर हो जाएगा आपका 47। ये याद किया, आपको भी याद करना है, याद करके रखिएगा ज़्यादा बढ़िया होगा। 47, उसके बाद आपका हो जाएगा 53, उसके बाद हो जाएगा आपका 57, है ना जी, 57 बोलते हैं, 57 ने, ये 53 हो गया, अथी 59 के बाद आपको होता है 61 के बाद आपका जो अभाज्य संख्या होगा उसका नाम होगा 67, और 67 के बाद जो अभाज्य संख्या होगा उसका नाम हो जाएगा आपका 67 के बाद अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 60 बोलते हैं, 71 के बाद जो होगा 73, है ना जी। 73 के बाद जो अभाज्य संख्या होगा उसका नाम होगा आपका 79,
79 के बाद जो होगा उसका नाम होगा 83, उसके बाद आपका 89, उसके बाद आपका 97। बताइए ये आपका आभाज्य संख्या है, इसको गिनिए। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखिए 25 गो अभाज्य संख्या है 1 से लेके 100 तक में। अब हमको क्या है, इन्हीं संख्याओं में पेयर करना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सीटेट में क्वेश्चन क्या पूछा है उसको भी हम बताते हैं। बोलता है क्या कि 1 से लेके 100 तक में कुल कितने अभाज्य युग्म हैं। कैसे हैं युग्म? अभाज्य युग्म हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा अभाज्य युग्म होगा। तो अब बताइए, अगर इन दोनों संख्याओं को हम पेयर करेंगे, इन दोनों संख्याओं को पेयर अगर करते हैं, क्योंकि हमको जोड़ा ही लगाना है, क्योंकि 2 ही संख्या लेना है। सह अभाज्य में कितनों संख्या ले सकते हैं, लेकिन अभाज्य युग्म में, युग्म मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा में केवल 2 ही संख्या ले सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि जोड़ा से हम चप्पल खरीदते हैं, तो चप्पल में 2 ही चप्पल खरीदेंगे, 3 चप्पल कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या, 2 लिखेंगे। अब बताइए, जोड़ा हम बना रहे हैं 2 और 3 का, तो 2 और 3 को अगर हम अभाज्य युग्म बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। का है, एक अभाज्य संख्या 2 हुआ और दूसरा अभाज्य संख्या 3 हुआ, तो ये दोनों अभाज्य संख्या तो है, लेकिन अगर इसके बीच का अंतर हमको निकालना पड़ेगा, 2 और 3 के बीच का अंतर निकालना होगा, तो इसका अंतर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। और हम आपको बताए थे कि अंतर होना चाहिए 2, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब बताइए, आपसे बोलेंगे 2 3 के बीच में नहीं हुआ, तो आपको लगेगा कि 2 5 हो सकता है क्या? तो हम बताते हैं 2 5 भी हो सकता है कि नहीं। तो एक अभाज्य संख्या 2 हो गया और दूसरा अभाज्य संख्या 5 हो गया। तो 2 5 के बीच का अंतर अगर पूछेंगे तो अंतर हो जाता है कितना, मेरा 3 हो जाता है। अंतर अगर 3 हो गया तो हम बोलेंगे ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। क्यों? ना तो अंतर 1 होना चाहिए, ना तो अंतर 3 होना चाहिए, ना और कुछ होना चाहिए, अंतर केवल का केवल 2 होना चाहिए। अगर 2 होगा तभी होगा। तो अब बताइए, इनका जब इसके साथ पेयर लगाया तो नहीं आया, तब इसका जब इसके साथ लगाएंगे तो और ज्यादा अंतर भागने लगेगा। तो मेरे पास अब देखते हैं क्या चीज, कि अब बताओ कि अगर तुमसे बोलेंगे कि 3 और 5 के बीच में जब अंतर हम बताएं, 3 और 5 के बीच में जब अंतर बताएं, तो बताओ ये अंतर जो होगा वो ऐसा संख्या बताएगा कि नहीं कि 3 और 5 जो है सह एक तरह से अभाज्य युग्म है। तो बताएंगे कि 3 और 5 जो संख्या होगा वो आपका अभाज्य युग्म संख्या होगा। 3 और 5 जो संख्या होगा वो आपका क्या होगा, अभाज्य युग्म संख्या होगा। 3 और 5 जो होगा वो अभाज्य युग्म होगा। क्यों? तो अब यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म होंगे। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो हम पहला अभाज्य युग्म हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा 3,5, ये पहला अभाज्य युग्म होगा। उसी तरह अगर दूसरा अभाज्य युग्म लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं 5,7, ये दूसरा अभाज्य युग्म बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है, 11 और 13 बन सकता है, क्योंकि जो आसपास होगा उसी का अंतर 2 होगा, जो दूर हो जाएगा उसका अंतर 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी होगा नहीं आंसर। उसी तरह 11 13 बन सकता है। उसी तरह यहाँ बोलेंगे कि 17 और 19 भी बन सकता है अभाज्य युग्म। उसी तरह हम यहाँ से पूछेंगे कितना हो सकता है, 29 और 31 बन सकता है, 29 और 31 अभाज्य युग्म बन सकता है। उसी तरह अगर पूछेंगे तो यहाँ से देखिए 29 और 31 बन गया, यहाँ पे आपका 41 43 बन गया, यहाँ पे आपका 59 और 61 बन गया, क्योंकि दोनों के बीच में। यहाँ पे आपका 71 और 73 बन गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल मेरे पास अभाज्य युग्म कितने मिले, 29 के बाद मेरा कितना था, 41 और 43 बना। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा तो 41 43 के बाद मेरे पास क्या आ गया, 41 43 के बाद मेरे पास 59 और 61 आ गया। उसी तरह हम आगे देखें तो मेरे पास 71 और 73 आ गया। तो बताओ कुल कितने पेयर हुए, तो कुल कितने पेयर हुए कि 1 से लेके 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब बताइए, 1 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 6 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 8 अभाज्य संख्या, मतलब 1 से लेके 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो हम बोलेंगे 1 से लेके 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो 8 अभाज्य संख्या है। और यही सीटेट का आपका क्वेश्चन था।
क्वेश्चन क्या था सीटेट का क्वेश्चन जो था प्रीवियस ईयर पी वाई क्यू जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें आपको ये दिखेगा कि एक से 100 तक कुल कुल कितने अभाज्य युग्म हैं। 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म हैं। इससे क्वेश्चन पूछता है सर, अरे पूछा हुआ है, ऐसे थोड़े डाल रहे हैं। 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 8, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 9, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10। बताओ 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म हैं। 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म हैं, जल्दी बताइएगा। 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म हैं। जल्दी आते हैं, जल्दी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा चीज़ आपका थोड़ा, क्योंकि ऐसे तो आप रट भी कीजिएगा, लेकिन रटने से बढ़िया है कि आप चीज़ों को अगर समझ लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया तरीका से ना उसको बता सकते हैं आप। तो जल्दी बताइए, आंसर सी होगा, आंसर सी 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 सी। चलिए 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म हैं। 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म हैं। 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट का। सीटेट में जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसमें आपको ये दिखेगा। मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बस खाली वो फंसाना चाहता है। आंसर कौन हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया, आंसर जो होगा आपका बी फॉर बिहार। जिनका भी बी ऑप्शन दिख रहा है उनका एकदम सही है। बी वाले ऑप्शन का क्या है, सही है, क्योंकि 8 अभाज्य युग्म होता है। तो चलिए यहाँ से हम क्या है कि अभाज्य संख्या पढ़ लिए, आप सह अभाज्य संख्या पढ़ लिए और अभाज्य युग्म पढ़ लिए। अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो 3 संख्या लगातार पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या है, ये छठा संख्या हुआ। 7वां जो संख्या होगा उसको हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति की संख्या। प्रकृति मतलब ये प्रकृति जो नेचर है, जो भगवान बनाया है, इसका मतलब इस नेचर को जब हम देखते हैं तो नेचर की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो नेचर की संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो वही बोलते हैं, कभी कभी आप परिभाषा भी याद किए होंगे कि गिनती की संख्या जो हम गिनना शुरू करते हैं, गिनती की संख्या ही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब वो गिनना चाहिए, वो गिन रहे हैं हम, तो गिनती की संख्या जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या। तो कोई भी चीज को हम गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, तो हम गिनना शुरू करते हैं 1 से। कोई बोलेगा सर नहीं 0 से गिनते हैं। अब बताइए, एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई आम नहीं है तो क्या बोलोगे, उसको 0 आम बोलोगे, नहीं, उसको बोलेंगे आम नहीं है। लेकिन आपके पास अगर 1 आम है तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे 1। इसका मतलब जब नहीं रहता है तो उसको हम लोग 0 नाम नहीं देते हैं। तो गिनती की संख्या स्टार्ट कहाँ होती है, 1 से होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है, 5 होती है। तो गिनती में कभी भी हम लोग निगेटिव नहीं जाते हैं, हमेशा जाते हैं पॉजिटिव की ओर। तो हम बोलेंगे कि गिनती की संख्या जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। इसका मतलब क्या है, 1 से अनंत तक की संख्या, 1 से अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 से अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब वो संख्या 1 से शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा मेरा, 1 से शुरू होगा। तो इसमें तो विशेष रूप से कुछ जानना नहीं, खाली ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होना चाहिए। अब कोई मन में आएगा कि सर ऐसा है, ये तो आप बता रहे हैं बहुत बढ़िया। अब हमको ये एग्जाम्पल बताइए कि आप सर 2.5 कैसी संख्या है।
तो 2.5 दशमलव वाला संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। बताओ अगर कोई आदमी को प्रकृति में गिनना होगा तो वहां 2.5 आदमी थोड़े ना बोलेंगे। 2.5 आदमी मतलब कि 2 आदमी और आधा आदमी। तो बताओ आधा आदमी को कभी हम लोग गिनते हैं? नहीं गिनते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये दशमलव वाला संख्या है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे जब सब प्राकृतिक संख्या आपसे पूछेगा तो इन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और प्राकृतिक संख्या से आगे निकलते हैं तो उन संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं से सभी संख्या का तो कैलकुलेशन हो नहीं सकता है, तो इनसे जब आगे निकलते हैं तब जो संख्या पढ़ते हैं जिसका नाम होता है पूर्ण संख्या। क्या पढ़ते हैं? पूर्ण संख्या। इसलिए प्राकृतिक संख्या तो सिंपल है, आप लोग जानते भी हैं, आप पीडीएफ जो मिलेगा उस पीडीएफ में आपका लिखा हुआ भी रहेगा। बाकी बात जो पढ़ते हैं 8वां नंबर का संख्या, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, मतलब कि संख्या पूरा हो गया, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, मतलब कि पूरा पूरा होल नंबर है, मतलब ये पूरा नंबर है, ये पूर्ण संख्या। मतलब कोई भी संख्या पूर्ण कब कहलाएगा? तो कोई भी संख्या पूर्ण तब कहलाएगा जब उसके अंदर जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो के बिना जितना भी 10, 20, 30, लाख, हजार, करोड़ ये सब लिखना मुश्किल है। आप कुछ भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन जब जीरो नहीं रहेगा तो कभी भी हम लोग 10 का मल्टीपल या 20 का मल्टीपल या 30 का मल्टीपल जहां जीरो का यूज हो वो नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए वहां पे आया एक नए संख्या का, जिसको हम बोलते हैं कि पूर्ण संख्या। मतलब कोई भी संख्या पूर्ण तब होती है जब उसमें क्या होता है? जीरो ऐड हो जाए, जीरो ऐड हो जाए। इसका मतलब क्या है? जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या हमने देखा था उसी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो ऐड कर दें तो इस ऐड करने के बाद जो संख्या बनेगा इसी संख्या को बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। तो अगर आपसे पूछेगा कि पूर्ण संख्या क्या है तो हम बोलेंगे शून्य सहित प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या कहलाती है। आप खुद से एग्जाम्पल, एक तो से परिभाषा लिखिए कि शून्य सहित, शून्य सहित गिनती की संख्या, शून्य सहित गिनती की सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या? शून्य सहित, मतलब शून्य को भी लेके गिनती की संख्या जो स्टार्ट हुआ था, गिनती की संख्या स्टार्ट हुआ था 1 से, अब इसमें हम जोड़ दिए 0, तो हम बोल सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को हम बोल सकते हैं कैसे लिखेंगे? तो पूर्ण संख्या बोलेंगे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 कहाँ तक जा सकता है। इसका मतलब क्या है? जीरो एक नया चीज हो रहा। अब आपसे पूछेगा कि जीरो कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है? तो हम बोलेंगे कि जीरो जो है एक ऐसी पूर्ण संख्या है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए, यहां से हम जब पढ़ते हैं तो चीजों को हम समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे चीजों को। क्या? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया हम, क्या बताइए कि जीरो किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या है? जीरो किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन बी पूर्ण संख्या। ऑप्शन सी धनात्मक संख्या। ऑप्शन डी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। आपसे पूछा है कि जीरो किस प्रकार की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर। क्लियर है? तो अब बताइए कि जीरो किस प्रकार की संख्या। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, आप समझिए कि आप चीज़ों को पढ़ के आए हैं, आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आपको लगेगा कि सर जीरो तो ऐसा है कि इसको धनात्मक भी बोल सकते हैं, और कोई बोलेगा कि इसको ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। आप बताइए आप क्या बोलिएगा अभी क्वेश्चन में? आपका जब क्वेश्चन का आंसर बोलेगा तो क्या होगा? सर बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर। ए बोल रहा है क्या? सर ए नंबर होगा। बताए बंदरा मारेंगे ना। अभी तुम सोचो कि अभी पढ़ाने के बाद अगर तुम गलती कर दिया तो उल्टा लटकाने के अलावा कोई ऑप्शन बचता है? एकदम नहीं। अभी बताओ, तुम्हारे सामने हम बताएं कि जीरो किस प्रकार की संख्या होनी चाहिए, तो अभी तुम बोला कि सर जीरो जो होगा वो कैसी संख्या होगा? तो जीरो जो आया है यहाँ पे उलट के, वो किसके कारण आया? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कारण। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या तो पहले था, उसमें जीरो ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या मारेंगे हम ऑप्शन में? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो ये ए सी होगा, ना तो डी होगा, ना तो ए होगा। मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी
नंबर सही। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन लिखेंगे कि बी ना तो ऋणात्मक संख्या है ना तो धनात्मक संख्या है, यह एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ से हम एक नोट बना के लिखेंगे, हम यहाँ से एक नोट बना के लिखेंगे कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए जीरो कैसी संख्या है, तो हम बोलेंगे कि जीरो ना तो धनात्मक संख्या है, नोट बना के लिखेंगे, लिखेंगे कि शून्य, शून्य ना तो, इसको जीरो लिखते हैं मतलब शून्य, शून्य मतलब शून्य, शून्य, शून्य ना तो, ना तो शून्य ना तो धनात्मक संख्या है, ना तो धनात्मक संख्या है, संख्या है, और ना ही ऋणात्मक संख्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या है, संख्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या है। शून्य एक, शून्य एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। तो अभी तुरंत हम पढ़े, तो शून्य ना तो धनात्मक संख्या होगा, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो ये कैसी संख्या है? तो ये एक पूर्ण संख्या है। जब भी कोई ऑप्शन में आपको मारने होगा तो तुरंत इसको मारिएगा कि जीरो जो होगा वो कैसी संख्या होगा, तो जीरो एक पूर्ण संख्या होगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? अभी किसी तरह का डाउट नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पूर्ण संख्या के बाद एक अगला संख्या, ऐसा नहीं कि स्पीड में घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर थके हुए रहते हैं, अभी थोड़ा माइंड को रेस्ट चाहिए, है कि नहीं? तब पर भी हम सोचते हैं क्या कि एक तरह से क्या है, अभी जितना मज़ा से अभी हम पढ़ा सकते हैं उतना मज़ा से दिन में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिन में टेंशन होता है, ये वहाँ ऑफलाइन क्लास, यहाँ ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ये मटेरियल, वो मटेरियल, ये एडमिशन। तो इसका मतलब है क्या कि चीज़ों को आप रात में पढ़िए, और आप भी जो है एकदम कंबल के नीचे एकदम ओढ़ के उसके बाद जो आराम से पढ़िए और सोइए। जब नहीं समझ में आए तब सो जाइए, और जब समझ में आए तो भरों रात पढ़िए। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं क्या कि आप यहाँ पे पूर्ण संख्या पढ़ लिए, यहाँ पे अब जो संख्या पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। किसका नाम है? पूर्णांक संख्या। तो अब यहाँ पे पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी कितना नंबर संख्या पढ़े थे जी? कितना नंबर संख्या तो पढ़े थे? गप में आप लोग फंसाते हैं, 8 नंबर, है ना? अब यहाँ 9वां नंबर संख्या पढ़ेंगे। कौन सा संख्या? 9वां नंबर का संख्या पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। देखिएगा, भटक नहीं जाइएगा रास्ता से। पूर्ण मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है, प्राकृतिक मिल रहा है, सो पो से मिला हुआ है ना जी। तो अब बताइए पूर्णांक संख्या, आपसे बोलेंगे पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर, इंटीजर नंबर। अब बताइए इंटीजर नंबर क्या होता है? अब यहाँ पे आया खेल कि अभी तक तो हम बोल दिए कि किसको कितना देते थे, अब हम क्या है किससे कितना लेते थे, उसका मतलब उधार पैंचा का यहाँ पे क्या होगा? काम होगा। क्योंकि अभी तक हम क्या है पूरा प्लस प्लस का काम करते थे, जीरो का काम करते थे, अब थोड़ा यहाँ पे उधार पैंचा का काम होगा। अब कैसे काम होगा उसको समझिएगा। देखिए हिंदी में जो पूर्णांक है, इस पूर्णांक शब्द को अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो इससे 2 अर्थ निकलेगा। एक तो अर्थ निकलेगा पूर्ण, आप प्लस जो निकलेगा वो अंक निकलेगा। पूर्णांक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो यहाँ से 2 चीज निकलेगा, एक लिखने का पूर्ण और एक लिखने का अंक। मतलब क्या है कि पूर्णांक में हम बोल सकते हैं कि ऐसी अंक है जो पूरा पूरा, मतलब कि पूरा पूरा अंक ही, पूरा पूरा, पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक ही पूर्णांक संख्या है। जो पूरा पूरा अंक है वही पूर्णांक संख्या है, जो पूरा पूरा अंक है वही पूर्णांक। मतलब कि उस अंक को आधा या टुकड़ा नहीं सकते हैं, वो जब भी रहेगा तो पूरा रहेगा। आप बोलिएगा सर पूरा किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं कि अगर 3 लिखा हुआ है तो ये पूरा है, लेकिन 3 को अगर हम 2 से भाग दे दिए तो ये बता 3/2 हो गया, इसका मतलब ये पूरा नहीं है। तो हम बोलेंगे 3 जो है ये पूरा संख्या है। ये क्या है? पूरा संख्या है। 3 जो है वो पूरा संख्या है। लेकिन आपसे बोलेंगे 3 अब 0.5, अब बताइए ये पूरा संख्या हुआ? इसमें तो 3 पूरा है, लेकिन इसमें 0.5 मतलब आधा लंगड़ा आ गया। लंगड़ा नहीं चाहिए हमको, पूरा चाहिए। ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा संख्या नहीं है, ये पूरा संख्या नहीं है। तो हमको चाहिए पूरा पूरा, तो पूरा पूरा संख्या क्या मिलेगा? तो जो भी मेरा अंकों से निर्माण होगा संख्या, वो सारा का संख्या पूरा पूरा संख्या हो सकता है।
तो आपसे अगर पूछेंगे कि बताइए पूर्णांक संख्या का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो आप जितना आपके मन में भड़ास है पूरा निकाल सकते हैं पूर्णांक संख्या के तौर पे। जैसे हम बोलेंगे कि बताइए जीरो कैसी संख्या है, बोलेंगे पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूरा पूरा अंक है। आपसे पूछेंगे एक कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। आपसे पूछेंगे 273 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। आपसे पूछेंगे 517 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम पीछे भी हटते हैं। आपसे पूछेंगे बताइए -1 कैसी संख्या है, तो आप बोलिएगा पूर्णांक संख्या, क्योंकि माइनस साइन लगा है लेकिन है तो पूरा पूरा एक ही है। एक माइनस का मतलब क्या होता है, उधार लेना। हम जब किसी से कोई चीज उधार लेते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, और जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि -5 हो जाए या -25 हो जाए या -201 हो जाए या कुछ भी हम लिखेंगे, इसका मतलब आप क्या देखें कि -0 और प्लस। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कि जीरो और प्लस को पूर्ण संख्या बोलते हैं, अब जीरो प्लस के अलावे अब माइनस वाला भी संख्या ऐड हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि शून्य सहित नकारात्मक एवं धनात्मक संख्या को ही पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को खुद लिख सकते हैं, इन चीज़ों को खुद आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो इसका अगर हम परिभाषा लिखना चाहें कि पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे क्या कि शून्य सहित, शून्य शून्य सहित, शून्य सहित धनात्मक एवं शून्य सहित धनात्मक, धनात्मक एवं शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक, शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या ही पूर्णांक संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। बस शर्त यही होना चाहिए कि मेरा जो संख्या रहेगा वो पूरा पूरा रहेगा, कभी भी वो टुकड़ा में या दशमलव में नहीं हो सकता है। तो अब बताइए शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को अब हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, जिसको नंबर रेखा, जिसको कि हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं। अब संख्या रेखा पे हम एक नंबर लाइन खींचते हैं। अब बताइए संख्या रेखा पे ये नंबर लाइन खींचे, टेढ़ा तो नहीं दिख रहा है जी, चलिए टेढ़ा दिख रहा है तो स्केल से हम ड्रॉ करते हैं। तो इनको इस चीज़ों से, चलिए, अरे मेरा हमको लगता है कि फरमा टेढ़ा है, चलिए। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं क्या, यहाँ देखते हैं जीरो, यहाँ क्या देखते हैं जीरो। अब बताइए संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा पे यहाँ ही कहीं 1 होगा, यहाँ ही कहीं 2 होगा, यहाँ ही कहीं 3 होगा। इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, डॉट 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 डॉट, तो यहाँ हो जाएगा अनंत। यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत, मतलब क्या है, लास्ट में अंत हो जाएगा। तो अब बताओ इधर की संख्या कैसी होगी, धनात्मक संख्या। तो हम बोलेंगे कि जीरो छोड़ के, जीरो से इधर का जो संख्या होगा वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक संख्या। वो कैसा संख्या हो जाएगा, धनात्मक, मतलब कि जिस संख्या के आगे माइनस लगा हुआ नहीं रहे। तो अब बताइए हम 3 लिखते हैं तो 3 के आगे माइनस नहीं। अब बोलेगा कि सर इसमें प्लस कहाँ लगा है, अरे 3 लिखो या +3 लिखो, दोनों बात क्या है, बराबर है। इसीलिए किसी संख्या आगे अगर कुछ नहीं लगल है तो हम समझ जाते हैं कि प्लस लगा हुआ है, अगर उसमें माइनस लगा हुआ है तब तो कुछ बोलने नहीं है, तुरंत आप पहचान लीजिएगा। तो अब यहां से आप देखिए कि इधर जब आते हैं तो आपको बोलेंगे -1 होगा, इसको बोलेंगे -2 होगा, इसको बोलेंगे -3 होगा, इसको बोलेंगे -4 होगा। इस तरह से आप बोलिएगा कि सर ऐसा काहे कर रहे हैं। इधर हो गया कि माइनस अनंत हो जाएगा, मतलब अनंत भी है तो माइनस में। तो अब बोलिए ऐसा काहे सर, क्योंकि माइनस, हम आपको बोले हैं कि बताइए हम किसी से 1 रुपया कर्जा लिए हैं और मेरा भाई है किसी से 2 रुपया कर्जा लिया हुआ है, तो बताइए किसके पास ज़्यादा पैसा है। तो हम बोलेंगे 1 रुपया हम कर्जा लिए हुए हैं तो इसका मतलब कि धनी हम हुए, क्योंकि हमको 1 रुपया किसी को देना है। अब कोई 2 रुपया लिया है तो इसका मतलब 2 रुपया अपने जेब से देगा तो उसका जेबे खाली हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बोलेंगे कि जितना ज़्यादा हम निगेटिव में जाते हैं तो बड़ा नंबर सबसे छोटा हो जाता है। बड़ा नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, मतलब कि -4 जो है वो छोटा है और -3 जो है वो बड़ा है। तो जब भी हम लोग तुलना करेंगे तो प्लस वाला चीज को जब माइनस वाला से तुलना करेंगे तो माइनस वाला में उल्टा हो जाता है। याद रखिएगा किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस साइन लग गया तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटा बन जाता है, जो छोटा नंबर है वो बड़ा बन जाता है। तो चलिए ई हो गया यहाँ पे। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इसके जो इधर का संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या। वो क्या हो जाएगा,
ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या मतलब वो संख्या कहलाएगा मेरा ऋणात्मक। तो हम जीरो को छोड़ दें तो जीरो के उधर हो गया धनात्मक और जीरो के इधर हो गया ऋणात्मक। और तुम जानते हो कि जीरो एक पूर्ण संख्या है। तो अब यहां से हम चीजों को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो हम बोलेंगे कि एक से लेके इधर तक की जो संख्या है उसी को बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। उसी को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? एक से लेके अनंत तक की संख्या, धनात्मक संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अब पूर्ण संख्या तो हम बोलेंगे कि यहां से, कहां से? जीरो से लेके, एक मिनट इसको बढ़िया से बिठाते हैं। हाँ, आपसे पूछेंगे कि जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ये देखना, यही पिक्चर तुमको दिमाग में रहेगा। उसके बाद तीसरा हम ड्रॉ करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। तीसरा हम ड्रॉ करते हैं। तीसरा क्या बचा? पूर्णांक संख्या। तो हम बोलेंगे क्या कि इधर से लेके इस पार से लेके इस पार तक जितना भी संख्या है उस सभी संख्या को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब यहां से क्वेश्चन देगा तुमको कि बताओ पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या भी है। लेकिन आपसे पूछेंगे क्या सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? बोलेगा नहीं। एक से आगे जो है वो तो पूर्ण है, लेकिन एक से पीछे जो जीरो रह गया वो प्राकृतिक नहीं है और वो एक पूर्ण संख्या है। तो बोलेंगे सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन सारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन जितना भी प्राकृतिक संख्या हो सारा का सारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्लियर है? जो जिसके अंडर में रहेगा वो सारा चीज उसके अंडर में आ जाएगा। तो इसीलिए इन चीजों को जब समझिएगा तो आराम से क्वेश्चन को बना पाइएगा। और इसी तरीका से हम क्वेश्चन को समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, समझिएगा क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसको यहां से अगर पिक्चर देख लिए हैं तो हम ये स्टार्ट करते हैं आपको एक क्वेश्चन से। बोला है क्या? निम्न में संख्या के बारे में कौन सा कथन सही है? निम्न में संख्या के बारे में कौन सा कथन? हेलो रंजन सर, टाइम के अनुसार आइए। एमडी सर, इतना आसान नहीं पूछता है। वाह, अभी तो बोल रहे हैं कि सर ये पूछता नहीं है, अभी बोल रहे हैं इतना आसान पूछता है। जितना भी सिलेबस है उतना तो हमको बताना ना पड़ेगा जी। चलिए, निम्न में संख्या के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन बी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ऑप्शन सी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। ऑप्शन डी सह अभाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड उभयनिष्ठ होती है।
आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है। चार ऑप्शन आपके सामने है। चार सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याओं में दो से अधिक गुणनखंड उभयनिष्ठ होते हैं। चलिए जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। सह अभाज्य संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। चलिए एक बार और, एक दिन और चलेगा संख्या के प्रकार, उसके बाद संख्या के प्रकार से आगे निकलेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या है चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अभी बचा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या परिमेय संख्या, जिसको पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, जिसमें आरोही क्रम, अवरोही क्रम, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। अभी इसमें और भी संख्या पढ़ना है, मतलब टोटल आपको क्या है 15-16 को संख्या पढ़ना है, तो आसानी से आप चीज़ों को आगे समझ सकते हैं। जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। साउंड जा रहा है जी? ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं और आपको नींद आ जाए, हम बोलते जा रहे हैं और आपको नींद आते जाए, कितना बढ़िया बात है ना। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर बी होगा, अच्छा ए बी दोनों होगा? बोले कि सर ए भी होगा और बी भी होगा, क्या बात कर रहे हैं? ए बी, कोई बोल रहा है कि सर सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो ए बी वाला है थोड़ा सा चेक कीजिएगा, जो ए बी बोल रहे हैं वो थोड़ा सा चेक कीजिएगा, उसका आंसर कुछ लगता है गलत हमको लग रहा है। कैसे बोल दे रहा है तुम जी, तुम तो गजब ही लड़का है। जल्दी बोलिएगा। अरे सिंपल बात यहाँ पूछा है कि अभाज्य संख्या, सुनो बुड़बक, अभाज्य संख्या। तो पहले अभाज्य संख्या जब पूछेगा तो चार अभाज्य संख्या है, छोटी बड़ी तो बाद में देखेंगे। चार अभाज्य संख्या है, चार तो एक भाज्य संख्या है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। चार कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। सी होगा, सी होगा सर, चार तो भाज्य संख्या है। उसके बाद बोल रहा है क्या, सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बताओ सभी पूर्ण, इसका मतलब एक अगर पूर्ण है तो एक प्राकृतिक भी है। लेकिन अगर मान लो जीरो कैसी संख्या है? पूर्ण। क्या क्या जीरो अगर पूर्ण है तो क्या जीरो प्राकृतिक हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सभी के लिए गलत हो गया। अगर सभी शब्द ना रहता तो सही होता, लेकिन शब्द यहाँ पे सभी दे दिया, तो सभी का मतलब टोटल का टोटल पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद बोला कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है और एक से लेके अनंत तक का शामिल होता है पूर्ण संख्या में, इसीलिए मेरा स्टेटमेंट आपका सी सही है। डी में आते हैं कि सह अभाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जबकि हम आपको बताए हैं कि सह अभाज्य संख्या में दो नहीं एक गुणनखंड कॉमन होते हैं। कितना गुणनखंड? एक, और उसका भी नाम होता है एक। तो अब बताइए क्वेश्चन जब इस तरह का आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से आप डील कर पाइएगा। यही है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स जब पढ़िएगा तो इन्जॉयमेंट के साथ पढ़िए, क्योंकि आप में जब एक तो से चिंतन कौशल का विकास नहीं होगा, बुद्धि का विकास नहीं होगा, तर्क क्षमता का विकास नहीं होगा, तब तक आप जो है मैथ को नहीं बना पाते हैं। क्योंकि मैथ का मतलब ही होता है कि लॉजिक डेवलप करना। जितना ज़्यादा आप लॉजिक डेवलप कीजिएगा उतना ज़्यादा समस्या समाधान क्षमता आपके पास आएगा। तो चलिए सर सी सही है, गलती से चला गया, बहुत बढ़िया, गलती से चला गया, गलती से सब चीज़ गलती हो जाता है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि आपका सीडीपी का एक तरह से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा उसका आपका डिस्कशन होगा वृद्धि विकास चैप्टर में, और आपका मैथ्स का जो पार्ट 3 है, मतलब नंबर सिस्टम का, जिसको संख्या के प्रकार के रूप में हम लोग देखेंगे, उसका हम लोग कल क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी देर रात ज़्यादा तो हम क्लास ले नहीं पाएंगे, अभी जो है आपका क्लास यहीं पे कंटिन्यू एक तो से स्टॉप करते हैं। और जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं पिछले क्लास को, पिछला क्लास को एक तो से देखिए। बाकी बात जो बैच को अभी भी परचेज नहीं किए हैं, बैच को परचेज कर लीजिए। आपके दोस्त यार अगर होंगे तो उनको भी बता दीजिएगा, अभी आपका ऑफर है। नहीं तो यही बैच आपका जो 1199 रुपया का दिख रहा है, ये आपका सरस्वती पूजा के बाद ये बैच हो जाएगा आपका 1999 रुपया का, जिसमें कि फिर आपको कोई डिस्काउंट या छूट नहीं देखने को मिलेगा। थैंक यू।